फुरकान भाई, मैं स्टॉक पिकिंग की तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हूं। मेरे पास वक्त है स्टॉक पिकिंग सीखने का और उसके बाद स्टॉक्स को फॉलो करने का। नंबर टू, फुरकान भाई मेरा बहुत इंटरेस्ट है डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को देखना, उनमें से अच्छे और बुरे को अलग करना और उसके बाद अच्छे स्टॉक्स को लेके बैठ जाना ताकि मैं बहुत पैसा बनाऊं। या नंबर थ्री, फुरकान भाई मैं कस्टम पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या? मैं फॉर एग्जांपल उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिनकी डिविडेंड यील्ड हमेशा से अच्छी होती आई है और आगे भी उम्मीद है अच्छी हो। या मैं वो स्टॉक्स लेना चाहता हूं जिनके पास लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ है, मतलब आज तो ये बिजनेस है, 10 साल पहले भी थे, 10 साल आगे भी रहेंगे और इनका बिजनेस आज से अगले 10 सालों में 5 से 10 गुना बढ़ गया होगा। जब प्रॉफिट बढ़ा होगा तो स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो फुरकान भाई मैं कस्टम बिल्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, अब बताएं क्या करूं। सो यस, आप क्वालिफाई करते हैं, यानी इसका मतलब कि आपको जेन्युइनली स्टॉक पिकिंग सीखनी भी चाहिए और उसको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। वैसे आपने देखा, मैंने इन तीनों पॉइंट्स में कहीं भी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है कि फुरकान भाई मुझे जल्दी अमीर होना है। इंस्टेड के मैं 10 लाख रुपए के पोर्टफोलियो में या लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 5 या 8 स्टॉक्स लेके बैठूं, मैं एक स्टॉक लेके बैठूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्टॉक डबल हो जाए। सॉरी भाई, बट ये दुनिया की सबसे बड़ी फैलेसी है। ऐसा होता नहीं है। हमेशा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको कुछ स्टॉक्स लेने पड़ते हैं सो दैट आप एक जगह पे गलत हो तो दूसरी 3 या 4 जगहों पे आप ठीक हो रहे हो। सो अगर आप बहुत ज्यादा पैसा बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं और उसके लिए स्टॉक पिकिंग सीख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि एक बार वापस सोच लें, क्योंकि अगली बात जो मैं करने वाला हूं, यानी कि स्टॉक पिकिंग का एक्चुअली बिलीफ सिस्टम क्या है, वो आपको इस पॉइंट के ऊपर और क्लैरिटी दे देगा। तो बिफोर आई गिव यू द टॉप 3 वर्ल्ड रिनाउंड टेक्निक्स या मेथड जिससे लोग स्टॉक पिकिंग करते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि आप जा कहां रहे हैं, आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं और उसके बिलीफ सिस्टम क्या है। नंबर 1, वी आर ट्राइंग टू आउट स्मार्ट द मार्केट। इसका मतलब क्या है? हमें लग रहा है कि जो हमारे पास स्किल है, जो हम टाइम लगाएंगे या जो हमारा नॉलेज लेवल होगा, वो एवरेज मार्केट के नॉलेज लेवल से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आज तक हमने कौन से स्टॉक्स लिए हैं या हमारी नजरों से कौन से स्टॉक्स गुजरते हैं जो कि ऑलरेडी बढ़ चुके होते हैं, राइट? बढ़ रहे होते हैं, 40-50% की रैली आई होती है और उसके बाद हमें अचानक से याद आता है या ख्याल आता है कि यार ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसको देखना चाहिए। स्टॉक पिकर ये होने से पहले प्रिडिक्ट करता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? एक है मार्केट का ओवरऑल स्मार्टनेस, यानी कि कौन से स्टॉक के अंदर रैली बन रही है और मार्केट उसको प्राइस करती है कि फॉर एग्जांपल किसी की अच्छी अर्निंग्स आई, मार्केट ने उसको प्राइस करके ऊपर कर दिया, किसी की खराब अर्निंग्स आई, मार्केट ने उसको प्राइस करके नीचे कर दिया। हम ये कह रहे हैं स्टॉक पिकिंग के अंदर कि हम ये प्रिडिक्ट पहले कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वी आर स्मार्टर देन द मार्केट। और ये कब हो सकता है? जब आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल हो, टाइम एंड एक्सट्रीम नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट, सेक्टर्स, स्टॉक्स। आसान अल्फाज में, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है या हमारे पास ऐसी नॉलेज है जिसपे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन स्टॉक्स में आगे क्या होने वाला है, और जब ये होगा तो मार्केट उसको आज से बेहतर प्राइस करेगी या कम प्राइस करेगी। अगर कम प्राइस करेगी, मतलब 100 रुपए की चीजें और हमें लगता है कि आगे जाके अर्निंग्स घटने वाली हैं, तो हम कहते हैं कि यार आज हम बेच देते हैं या शॉर्ट सेल कर देते हैं। इस्लामिक लोगों के लिए नहीं है शॉर्ट सेल, बट या तो बेच देते हैं या शॉर्ट सेल कर देते हैं ताकि वो नीचे स्टॉक हमें वापस मिल जाए। या फिर आज अगर ये स्टॉक 100 रुपए का है और हमें लगता है कि आगे चीजें बेहतर हो जाएंगी, तो हम मार्केट से पहले ये स्टॉक ले लेते हैं ताकि जब ये 150 रुपए का हो तो हमें 50% का कैपिटल गेन्स बने। नंबर 2, वी आर ओके टू बी रॉन्ग। ये कोई नहीं बताएगा आपको। सारी वीडियोस में आपको ये मिलेगा कि हमने 6 महीने पहले ये स्टॉक खरीदा था, वो 3 गुना हो गया, हमने 6 महीने पहले स्टॉक खरीदा था, वो 4 गुना हो गया। सिर्फ लोग ये बातें बताएंगे आपको। कोई ये नहीं बताएगा कि अगर उस बंदे ने साल में 10 स्टॉक्स लिए हैं तो ऑन एन एवरेज इन अ लॉन्ग होराइजन, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टाइम ही विल बी रॉन्ग इफ ही इज अ गुड एनालिस्ट या फंड मैनेजर। इसका मतलब क्या है? चाहे कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, 40%, 50%, 30% ही विल बी रॉन्ग। इसका मतलब क्या है? आप 10 स्टॉक्स लेंगे, 10 में से 3 या 4 गलत होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, बट बाकी 5 या 6 इतना अच्छा चलेंगे कि आपका सारा रिटर्न कॉम्पनसेट हो जाएगा। इन अ नटशेल, आप स्टॉक पिक कर रहे हैं, आपको पता है कि बहुत बड़ा चांस है कि मैं गलत हो जाऊंगा, बट स्टिल आप करते रहेंगे इसको सो दैट आपकी स्किल इंप्रूव हो, सो दैट आपकी नॉलेज इंप्रूव हो और ये रेशो 40%, 50% से घट के आप इसको नीचे 30%, 20% पे लेके आए। एंड नंबर 3,
आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है अगर आपको स्टॉक पिकिंग करनी है तो। मैंने इतने सारे इन्वेस्टर्स को इतने अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करते हुए देखा है, बट प्रॉब्लम क्या हुई, वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल पाए, यानी कि जल्दी स्टॉक्स को बेच दिया। यानी कि एक बहुत अच्छा स्टॉक निकाला, साल डेढ़ उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई। द स्टॉक इज परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट, अर्निंग ग्रोथ भी है, कंज्यूमर बिजनेस के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन भी बन रहे हैं, इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ता, उधार नहीं लिया हुआ है, बट वो स्टॉक अभी नहीं चल रहा है। तो कितना ही अच्छा स्टॉक लिया हो, बाकी स्टॉक्स को चढ़ता हुआ देख के आपने वो स्टॉक बाजार में बेच दिया, यानी कि आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टॉक पिकिंग के लिए इमोशंस का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। पर लेट्स से आप इन तीनों चीजों से अग्री करते हैं, आप कहते हैं कि यार ये तीनों चीजें मैं करने को तैयार हूं या मेरे अंदर एबिलिटी है करने की, तो स्टॉक प्रोसेस बहुत सिंपल है। कोई एक मेथड या टेक्निक जो मैं अभी आपको बताऊंगा, 3 टेक्निक्स, उसमें से कोई एक को चूज करेंगे, यू विल स्टार्ट यूजिंग इट रिलीजियसली। सेटबैक्स के लिए आप तैयार होंगे, बिकॉज आज तक कोई ऐसी साइंस नहीं बनी है जो कि पहले दिन से सही हो। आप कभी कोई गलती करेंगे, कभी कोई गलती करेंगे, बट आप उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, जो हमने पहले बात की थी, आपका इंटरेस्ट है स्टॉक पिकिंग सीखने में, इस नॉलेज को हासिल करने में। सो यू विल कीप ऑन डूइंग इट। आप एंथुजियास्टिक हैं, आपको करने का दिल है कि यार मैं करके रहूंगा, एंड आई विल फाइंड द टॉप 5-10 स्टॉक्स ऑफ द नेक्स्ट 10 years सो दैट मेरे अच्छे और बड़े पैसे बने। एंड दिस कैन ओनली हैपन when you will keep doing it, और आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते चले जाएंगे with every stock pick that you do। मुश्किल है, आई नो, आपके दिमाग में यही आ रहा है कि फुरकान भाई तो डिस्करेज कर रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। यूट्यूब पे आपको रियलिटी चेक नहीं मिलता है। सो काम मुश्किल है बट मजेदार है। अब मैं उन 3 टेक्निक्स या मेथड पे आ रहा हूं, और मैं उसको अपने लेंस से, यानी इन्वेस्ट कार के लेंस से आपको समझाऊंगा। वो है क्या, कंप्लीटली अनबायस्ड होके, बिकॉज इसमें से एक मेरी चॉइस है जो कि मैं यूज करता आया हूं लास्ट 15 सालों से। तो वो क्या है, उनमें अच्छी बातें क्या हैं, उनमें बुरी बातें क्या हैं, और कौन सी टेक्निक आइडियली किस बंदे को सूट करेगी। सो भाई, दुनिया में 3 ही मोस्ट रिनाउंड स्टॉक पिकिंग के तरीके हैं जिससे कंसिस्टेंटली प्रूव हुआ है कि आप अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हैं। हर बंदे के लिए हर टेक्निक नहीं है, ये स्किल है। इसका मतलब आते आते आएगी, गलतियां भी होंगी, ठीक भी होगा, बट जिन लोगों ने ये स्किल्स को सीख लिया, they were able to pick better stocks। नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस। अगर बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊं ना, तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस मेथड का बिलीफ सिस्टम क्या है कि भाई जो पहले हुआ है वो रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि हम सारे इंसान हैं। पहले भी स्टॉक मार्केट में इंसान थे, उन्होंने एक पैटर्न बनाया, कोई चीजें उस पैटर्न के हिसाब से ऊपर गई, कुछ चीजें उस पैटर्न के हिसाब से नीचे आई। अभी भी हम इंसान हैं, फर्क है जनरेशन का, बट है तो हम इंसान। उसी इमोशंस की तरह हम लोग सोचते हैं। सो द पैटर्न विल रिपीट एंड वी वांट टू लर्न दोस पैटर्न। एक बार वो पैटर्न समझ में आ गए, इसका मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी मोटा मोटा समझ में आ गए, और उसको स्टॉक्स पे अप्लाई करके वी कैन पिक आउट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 1 डे या स्विंग ट्रेड। 1 डे का मतलब 1 दिन की डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड का मतलब जब तक ऊपर जा रहा है आपके पास है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं आपको सब क्लियर करता हूं, एक एक करके चीज समझाता हूं। बट पैटर्न्स क्या है, आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूं। पैटर्न ये है कि भाई दिन के बाद रात है, ठीक है। सर्दियों के अंदर गैस ज्यादा इस्तेमाल होती है, गर्मियों के अंदर गैस कम इस्तेमाल होती है। सर्दियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल होती है, गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ आपको लेके आता हूं। दिसंबर में हमेशा गाड़ियों की सेल्स कम होती है, बट दिसंबर में यूरिया की सेल हमेशा ज्यादा होती है। ये क्या है? पैटर्न है। एंड सबसे बड़ी और अच्छी एग्जांपल पता है ना, कुछ टाइम तक हम स्टॉक मार्केट को कंप्लीटली छोड़ देते हैं, रियल एस्टेट मार्केट को कंप्लीटली छोड़ देते हैं, फिर अचानक से ये मार्केट्स परफॉर्म करने लगती हैं और हम सब के सब इन मार्केट्स के अंदर वापस चले जाते हैं। कुछ टाइम तक पैसा बनता है, उसके बाद फिर मार्केट्स रुक जाती हैं, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, और हम सारे के सारे नुकसान करके, नफा करके इस मार्केट से बाहर आ जाते हैं, और फिर हम इस मार्केट को भूल जाते हैं उस वक्त तक जब तक ये मार्केट फिर ऊपर जाना नहीं शुरू करती है। वंस अगेन, ये क्या है? पैटर्न है। टेक्निकल सिस्टम में हम 2 ही चीजों को फॉलो करते हैं जो कि प्राइमरीली सबके पास होती है, विच इज प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम एंड प्राइस। वॉल्यूम का मतलब एक दिन में कितने शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई किसी एक शेयर के अंदर। फॉर इंस्टेंस, आपने सोचा कि मैं मेपल लीफ सीमेंट के 500 शेयर बेचने को लगाता हूं 50 रुपए में, और मैंने आपसे वो 50 रुपए में 500 शेयर खरीद लिए, तो वॉल्यूम कितना हुआ उस शेयर के अंदर? 500 शेयर का। इसी तरह पूरे दिन की जब एक्टिविटी को हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम फॉर द डे।
उस दिन का टोटल वॉल्यूम उस शेयर के अंदर। इस मेथड के अंदर जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो वॉल्यूम को फॉलो करते हैं आवरली बेसिस के ऊपर, 4 आवरली बेसिस के ऊपर, 1 डे बेसिस के ऊपर, 1 वीक बेसिस के ऊपर या 1 मंथ बेसिस के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अगर टेक्निकल चार्टिस्ट 1 मंथ का वॉल्यूम फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उस शेयर के अंदर पूरे महीने कितने शेयर्स का काम हुआ। इससे पता यह चलता है कि इस शेयर के अंदर आजकल किसी का इंटरेस्ट है या नहीं है। यानी एवरेज के मुताबिक इस मंथ का या इस वीक का या इस डे का वॉल्यूम पिछले डे से ज्यादा है या नहीं है। दूसरी चीज प्राइस। प्राइस बहुत किस्म की हो सकती है। प्राइस का मतलब कीमत। जब 3:30 बजे बाजार बंद होती है तो आपको हर चीज की एक क्लोजिंग प्राइस मिलती है, यह भी एक प्राइस है। उस दिन कितने पर उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई, यह भी एक प्राइस होती है। उस दिन उस शेयर ने कितना हाई प्राइस बनाई, यह भी एक प्राइस होती है। और उस दिन वो शेयर कितना नीचे आया, यह भी एक प्राइस होती है। इस मेथड के अंदर जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं इन चारों प्राइसेस को फॉलो करके अंदाजा लगाते हैं कि किस प्राइस के ऊपर डिमांड आ रही है और किस प्राइस के ऊपर सप्लाई आ रही है। अब प्राइस और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को दोनों को कंबाइन करते हैं। यानी कि डे एंड पे एक टेक्निकल एनालिस्ट ये देखता है कि जब ये शेयर ऊपर गया तो कितना वॉल्यूम हुआ इसके अंदर, इसी तरह जब वो नीचे आया तो उसमें कितना वॉल्यूम हुआ, डे एंड पे उस पर कितना वॉल्यूम हुआ और डे एंड की क्लोजिंग प्राइस क्या थी। इस तरह से टेक्निकल एनालिस्ट दोनों चीजों को मिला के अपना चार्ट क्रिएट करते हैं। ये चार्ट वही होता है जो अक्सर आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिलता है, जिसमें लोग अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये वो एरिया है जहां पे टेंटेटिवली डिमांड आ सकती है और ये वो एरिया है जहां पे बहुत सारे लोग बेचने आ जाएंगे अपना माल। ये लाइन और चार्ट और पैटर्न्स जो आपको नजर आते हैं ये सब का सब इसी से बना हुआ होता है। और हम देख क्या रहे हैं, मास साइकोलॉजी को। लोग क्या कर रहे हैं जो हमें पैटर्न बताता है और उस पैटर्न से हम डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के अंदर स्टॉक लग रहा है, वो यहां से बढ़ के यहां आएगा, नीचे का स्टॉप लॉस है। इसका मतलब क्या है, अगर वो ऊपर की ट्रेंड लाइन है तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आएगी, स्टॉक नीचे आ रहा है, इस लाइन के आसपास सपोर्ट मिलेगी और यहां से स्टॉक वापस ऊपर चला जाएगा। साइकोलॉजी कि हमेशा 10-12% स्टॉक नीचे आता है, उसके बाद बाहर आ जाते हैं लेने के लिए, या जो भी स्टॉक के अंदर काम कर रहा है, कोई बड़ा पंटर है, कोई बड़ा इन्वेस्टर है, वो हमेशा 10-12% नीचे लेने के लिए आ जाता है। दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग। एक बात याद रखिएगा, टेक्निकल एनालिस्ट का वाई से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब क्यों से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है, उसको सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि क्या उसके पैटर्न पे ये चीजें बैठती हैं। अगर उसके पैटर्न पे चीजें बैठती हैं तो उसके लिए पाक इलेक्ट्रॉन और मारी पेट्रोलियम में कोई फर्क नहीं है, उसके लिए सुनहरी बैंक और मीजान बैंक में कोई फर्क नहीं है, उसके लिए दुनिया की किसी भी कमोडिटी में कोई फर्क नहीं है। वो बस इतना सोचता है कि भाई ऊपर जा रहा है, क्या मेरी एंट्री बनती है तो आई विल बाय इट और ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है, ताकि बहुत ज्यादा नीचे आ जाए तो मुझे नुकसान ना हो जाए। और अगर नीचे आ रहा है तो भाई यहां बेच दो, बिकॉज मुझे लगता है और नीचे आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके क्वार्टर के रिजल्ट्स में क्या हुआ, आगे जाके कंपनी क्या लगती है, वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, कोई टेम्परेरी बैड न्यूज है, परमानेंट बैड न्यूज है, कंपनी तबाह हो गई है, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज किस रेट पे काम हो रहा है और कितना काम हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस टेक्निक के अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और मैंने जितने भी पैटर्न्स को नीचे फॉलो किया है, मैंने आपको इन्हीं 3 चीजों के ऊपर बेस करके अच्छाई या बुराई बताई है। नंबर 1, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज इट टू लर्न, कितना आसान है और कितना मुश्किल है इस मेथड को या साइंस को सीखना। नंबर 2, इज इट रेप्लिकेबल, इसका मतलब क्या ये साइंस अगर मैं सीख लूं तो पूरी जिंदगी के लिए मैं इस साइंस को रेप्लिकेट कर सकता हूं किसी भी चीज के ऊपर, चाहे गोल्ड हो, ऑयल हो, सिल्वर हो, स्टॉक मार्केट हो, यूएस स्टॉक्स हो, पाकिस्तान के स्टॉक्स हो, क्या ये रेप्लिकेबल है। नंबर 3, कितना वक्त लगता है इसको सीखने में। और टेक्निकल एनालिसिस की सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या है, इट इज इजी टू लर्न। व्हाई? बिकॉज रिजल्ट दिन ब दिन, मिनट बाय मिनट, हफ्ता बाय हफ्ता आपके सामने आता है। बाकी चीजों में प्रॉब्लम क्या है, वो साइंस को सही या गलत प्रूफ करने के लिए टाइम पीरियड बहुत लंबा है। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आप कोई डॉक्टर हैं या कोई इंजीनियर हैं, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको क्या चाहिए कि यार ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया,
ये चीजों को फॉलो किया, रिजल्ट मेरे पास कितने दिनों के बाद आया। बड़ी बड़ी जो साइंस की स्टडीज होती है ना, जिस तरह वेट लॉस की स्टडीज होती हैं, उसको 60 70 हफ्ते लगते हैं। मतलब एक रिजल्ट आने में आपके पास 70 हफ्ते का टाइम है, और फिर जब रिजल्ट आया आपने उसको कुछ चेंज किया, और फिर अगला रिजल्ट आने में आपको 70 हफ्ते लगेंगे। यहां पे इट्स सीमलेस। अगर आपके पैटर्न जो आपने बनाए वो ठीक है, फौरन आपको रिजल्ट बता देगा कि भाई ये ठीक है या गलत है। इससे लर्निंग जल्दी हो जाती है। यू कैन लर्न रियली फास्ट। गलत सीख लिया है, हटाएं उसको, नया सीखें, बेहतर सीखें, अप्लाई करें और देखें कि रिजल्ट क्या निकल के आता है। इट इज वेरी इजी टू रेप्लीकेट। रेप्लीकेट का क्या मतलब है? भाई आप अगर एक बार ये साइंस सीख गए तो आप यूएस स्टॉक्स में भी यही चार्ट अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी स्टॉक्स में भी यही अप्लाई कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी यही अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स्ड इनकम के इंटरेस्ट रेट के ऊपर यही अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हर उस चीज जहां पे प्राइस और वॉल्यूम आपके पास अवेलेबल है, आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इजीली रेप्लीकेबल। और कितना वक्त लगता है इसको सीखने में? मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस को सीखना इतना मुश्किल नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना मुश्किल है, जो कि एक और मेथड है, बट टेक्निकल एनालिसिस को सीखना इतना मुश्किल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जल्दी से सीखा जाता है, बट उसको अप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द बैड पार्ट ऑफ दिस मेथड या टेक्निक्स, ताकि आपको पता हो कि जिस चीज में आप एंटर होने वाले हैं उसकी अच्छाई और बुराई दोनों क्या है। तो भाई इसका टाइम कमिटमेंट टू लर्न आसान है, बट टू अडॉप्ट एंड अप्लाई ज्यादा है। मैंने अक्सर टेक्निकल एनालिस्ट को जो कि बड़ा काम करते हैं, उनको पूरा पूरा दिन सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे हुए देखा है, और इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्टॉक समझ में आ गया और आपने अब उसको लेना है, तो आपने एक एंट्री प्राइस तो लगा दी, उसका स्टॉप लॉस भी ले लिया, लेकिन जब एग्जीक्यूशन हुई तो या तो आपका स्टॉप लॉस नीचे जा रहा है या आपका स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है। एंट्री लेवल एंड स्टॉप लॉस। एंट्री लेवल वो होता है जिसपे एक टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल इन्वेस्टर एक स्टॉक के अंदर एंट्री लेता है, यानी कि अगर उसको बाय करना है वो शेयर, तो जिस प्राइस पे उसने बाय किया उसको कहते हैं एंट्री लेवल। इसी तरह अगर वो टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल ट्रेडर किसी चीज को सेल करने की कोशिश करता है और जिस प्राइस पे वो सेल करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंट्री लेवल फॉर द शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शन या सेल ट्रांजैक्शन। स्टॉप लॉस वो लेवल होता है जिसपे ये शख्स जिसने अभी एंट्री की थी वो कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता है। इसका मतलब लेट्स से उसने 100 रुपए में एक चीज ली है और उसका स्टॉप लॉस 90 रुपीज का है, तो इसेंशियली इसका मतलब यह हुआ कि अगर 90 रुपए से ये चीज नीचे आ गई तो वो बेच देगा, और अगर आ गई तो उसने लॉस कितना बर्दाश्त किया? 10 रुपए। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो अपने लॉस को मिनिमाइज करता है। हो सकता है कि 90 रुपए की चीज 80 रुपए की हो जाए, सो उसने अपने लॉस को 90 रुपए पे रियलाइज किया और फिर वो री एंट्री का इंतजार करता है। इस को पूरा करने के लिए यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। चाहे आपको टेक्निकल एनालिस्ट कुछ भी बोले कि यार मैं एक बार लगा देता हूं और उसके बाद देखता भी नहीं हूं, प्रोबेबली ही इज डूइंग इट फॉर 10 इयर्स, और आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपके लिए नहीं होगा। आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा सो दैट यू डोंट लूज टू मच मनी। ज्यादा पैसा आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यू डोंट लूज टू मच मनी, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट दिस साइंस। एक है नौकरी, जिसके सामने मेरी मजबूरी है लैपटॉप के सामने बैठना और अपने बॉस को दिखाना कि या तो मैं काम कर रहा हूं या जेन्युइनली काम कर रहा हूं। अगर मुझे पैसिव इनकम कमानी है और पूरा दिन मुझे स्क्रीन के सामने बैठना है, डज इट मेक सेंस? दैट इज वाई आई थिंक ये जो बैड है ना, ये काफी ज्यादा बैड है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आपके लिए शायद ये साइंस को सीखना, जो कि मैंने आपको गुड्स में बताया था, थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ये साइंस सीखने के लिए टेक्निकल चार्ट सीखना इज नॉट प्रॉब्लम, वो तो मुझे भी आते हैं, मैंने भी 4 किताबें पढ़ी हैं। उसको अडॉप्ट करना, अप्लाई करना मार्केट के अंदर, वो उसी वक्त हो सकता है जब आप कॉन्स्टेंटली मार्केट के सामने बैठेंगे। ये अक्सर उस वक्त काम करता है जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है, मतलब जब बाजार बहुत ऊपर जा रही है ना, तब भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा काम करेगा। बाजार नीचे आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन बाजार अगर एक जगह पे रुक गई है, टेक्निकल एनालिसिस से आपके पैसे नहीं बनेंगे। मतलब शायद बाजार रुक गई तो किसी के भी पैसे कभी भी नहीं बनेंगे, बट टेक्निकल एनालिसिस आपको कॉन्फिडेंटली ये नहीं बता सकेगा कि ये मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने वाली है या नीचे की तरफ जाने वाली है। खास तौर पे अगर आप बिल्कुल नए हैं, जो खापड़ हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से करते आए हैं, वो फिर भी अंदाजा लगा देंगे कि यार अभी तो चलो ये तो बहुत ही साइडवेज हो गई है बाजार, मैं इसको नहीं देखता हूं, लेकिन फिर भी उनको एक अंदाजा होगा कि चलो यार यहाँ पे वॉल्यूम्स कम हो गए हैं, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे वापस इंटरेस्ट बन जाए, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए हैं, चेंज इन साइकिल है वगैरह वगैरह। बट आप लोगों के लिए जो कि न्यू है, थोड़ा मुश्किल है। नंबर 3, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपका गला काट देगी, खास तौर पे अगर आप नए हैं। अगर आप नए हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट,
आप ट्रेडिंग ज्यादा करेंगे, पैसे कम बनाएंगे, और ट्रेडिंग जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आप कमीशंस देंगे। और ये सीखने का प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था, आपको बार बार करने की ये टेक्निक इजाजत देती है। आपने कोई चीज की, आपको नहीं समझ में आई, रिजल्ट नहीं आया, आपने उसको हटाया, 5 बार की, हटाया, दूसरी टेक्निक सीखी और उसको अडॉप्ट कर लिया। बट ये 5 और अगला 5 और उसके बाद 5 और उसके बाद 5 टेक्स अवे अ लॉट ऑफ मनी फॉर कमीशन, खास तौर पे नए लोगों के लिए। सो कमीशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इस टेक्निक के लिए। एंड अबव ऑल, अगर एक चीज आपको मेरी सुननी है और बाकी सारी चीजों को भूल जाना है, इस टेक्निक के अंदर इमोशनल कंट्रोल इज द हार्डेस्ट पार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आपको नुकसान हो गया है, आप ह्यूमन हैं, आप इंसान हैं, आप पूरी कोशिश करेंगे कि यार फुरकान, मुझे ये स्क्रीन बंद करने से पहले ना एक बार रिकवरी कर लेनी है। और ये जो रिकवरी या एक्स्ट्रा प्रॉफिट, लालच या घबरा जाना आपकी ट्रेडिंग का ऐसी की तैसी कर देगा। इसका मतलब क्या है? आप अगर नुकसान में हैं, कंसिस्टेंटली बैक टू बैक नुकसान करते चले जाएंगे अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। और अगर आप नफे में ज्यादा हैं तो आप अपनी लक को पूरा पूरा ट्राई करेंगे कि आज आज जितना निचोड़ सकता हूं मार्केट से मैं पैसा निचोड़ लूं। इमोशंस कंट्रोल करना यहां बहुत मुश्किल है। अब मैं अपनी पुरानी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग लगाऊं, यहां पे मैंने अक्सर लोगों को जितना ज्यादा स्क्रीन के पास बैठे हुए देखा है, उतना ज्यादा बुरी ट्रेडिंग करते हुए देखा है। इसका मतलब क्या? आप मुझे कहेंगे कि फुरकान भाई, आप तो कह रहे थे कि जितनी जल्दी करेंगे उतनी ज्यादा बेहतर होगा, बट हर बंदा अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे पहले तो भाई मेरे हिसाब से इट्स अ नौकरी। नौकरी क्यों? क्योंकि अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली एवरी डे एफर्ट डालना है। मुझे सेल्स की नौकरी से ना थोड़ा नफरत है। क्यों मुझे सेल्स की नौकरी से नफरत है? बिकॉज सेल्स की नौकरी में ना हर महीने आप जीरो से शुरू करते हैं। आपने पिछले महीने क्या किया, इट डज नॉट मैटर। आपको इस महीने जीरो से शुरू करना है। टेक्निकल एनालिसिस इज एग्जैक्टली दैट। लेकिन अगर आप उसी कंपनी में किसी बेटर फंक्शन में, जैसे आप टेक्निकल फंक्शन के अंदर हैं या स्ट्रैटेजी के फंक्शन के अंदर हैं, आपकी पुरानी सक्सेस आपको आगे लेके पुश करती जाती है। यहां पे रोज का रोज शुरू करना है और रोज का रोज बंद करना है। आपने दिन की ट्रेडिंग कर ली, क्लोज किया चैप्टर, कल से वापस शुरू करना है। और इसमें स्क्रीन के सामने बैठना बहुत जरूरी है आपको, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। और जितना स्क्रीन के सामने बैठेंगे उतने आपको अजीब अजीब पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएंगे। जो पैटर्न्स नहीं भी होंगे वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब आप उस पर ट्रेड करेंगे, यानी उस पर आप ज्यादा कमीशन लेंगे और नुकसान ज्यादा होगा। और उस नुकसान को कवर करने के लिए फिर आप और ट्रेड करेंगे और पूरा दिन मोर और लेस मेंटल पीस को छोड़ के इस साइंस को ठीक करने में लगे हुए होंगे। बट मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत पैसे बनाते हुए देखा है। सो इन अ नटशेल, इन लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, ज्यादा कमीशंस देके, अपनी चीजों को ठीक करके, जो पैटर्न्स नहीं हैं उनको ना देख के और जो पैटर्न्स हैं उस पे एक्ट करके अपनी स्किल को इंप्रूव किया है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, चार्टिंग सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, उसके थ्रू पैसे बनाना शायद आपके लिए मुश्किल हो, और वो भी आप उस वक्त कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये साइंस भी उतना ही टाइम लेगी जितनी बाकी साइंस लेती है। अब ये एलेक्स हरमोजी की तरह बहुत बड़ी वीडियो बन गई और आप लोगों को लंबी वीडियोस देखने का कोई बहुत शौक नहीं है। सो मैं रिलीज करूंगा अगला पार्ट, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 2 डिफरेंट मेथड्स। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, बट स्टिल वहां पे भी मैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर बताऊंगा कि वो किसके लिए है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और एक चीज जिससे जेन्युइनली मुझे नफरत है, विच इज कॉपी ट्रेडिंग, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अनबायस्ड होके कि वो किसके लिए है, उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें एग्जैक्टली हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। सो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आ रहा है कि यार इस तरह से कभी हमने नहीं देखा था इन मेथड्स को, तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि एग्जैक्टली 4 या 5 दिन के अंदर ये नई वीडियो आपके सामने आएगी जो 2 अलग मेथड्स को डिस्कस करेगी। और वंस अगेन, मेरा फ्यूल क्या है? आपके कॉमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।